सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज जो अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी को जैसा कि पता है कि विकास के विभिन्न चरणों से होते हुए हम वर्तमान स्थिति को प्राप्त किए हैं और इससे मानव और प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों और उनमें जो अंतर्क्रिया होती है, उसकी वजह से तमाम जो है पर्यावरणीय समस्याओं ने भी जन्म लिया है। हम लोग इसको पेपर और समाचार चैनलों में देखते रहते हैं कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग और आर्कटिक अंटार्कटिक क्षेत्रों में जो बर्फ पिघल रहे हैं, ओजोन परत का क्षरण इत्यादि समस्याएं अपने विकराल रूप को धारण कर रही हैं और तमाम जो है नई नई समस्याएं दिन पर दिन आ रही हैं। तो जब यह विषय इतना महत्वपूर्ण है, तो इसके हर बिंदुओं को ध्यान से समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और इस अध्याय से एग्जाम में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पॉइंट वाइज इस विषय के प्रत्येक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है कि जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व मिल जाएं जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हो, उस पर नकारात्मक असर डालते हों, तो वो प्रदूषक आते हैं, तो वो प्रदूषक कहलाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रदूषकों के परिवर्तित एवं विस्तृत होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले हम जल प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। जल प्रदूषण नाम से स्पष्ट है कि जल की अगर गुणात्मकता में परिवर्तन हो जाए, जो हमारे लिए या कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो, उसकी क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण के अनेक कारण होते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण वर्तमान में देखने को मिलता है, वो है बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण के कारण औद्योगिक विस्तार, इसकी वजह से जल प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। अभी वर्तमान समय में जो भी जल नदियों झीलों तालाबों में जो जल है, इवन भूमिगत जल भी में जो है जल शुद्ध नहीं रह गया है। शुद्ध नहीं रह गया, इसका मतलब यह होता है कि इसमें कुछ ऐसे तत्व मिल गए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे अनेक समस्याओं को इन्होंने जन्म दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल कानपुर के भूमिगत जल में संख्या प्रदूषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं पर जो है जल में फ्लोराइड की मात्रा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जल प्रदूषण की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ तो प्राकृतिक कारण होते हैं, लेकिन प्राकृतिक कारणों का जल प्रदूषण में योगदान बहुत नगण्य होता है। ज़्यादातर जल प्रदूषण के कारण मानवकृत ही हैं। मानव द्वारा जो नदियों के किनारे औद्योगिक क्रियाएं की जा रही हैं और उसमें अपशिष्ट जलों का बिना निदान किए हुए उसमें प्रवाहित किया जा रहा है, इससे जल में प्रदूषण हो रहा है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रदूषण ये जो है ये टेबल बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको आपको देखना चाहिए। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं और उसमें प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो अगर जल प्रदूषण की बात की जाए तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके जो स्रोत हैं: वाहित जल निपटान, नगरीय वाहित जल, उद्योगों के विषाक्त, कृषि भूमि के उपयोग से बहता जल, वायुस्राव तथा नाभ की ऊर्जा संयंत्र, ये जो है जल प्रदूषण के स्रोत होते हैं। इसमें जो है उद्योगों के विषाक्त कृषि भूमि के ऊपर से बहता जल, इसका मतलब ये होता है कि आजकल जो कृषि क्षेत्र में भी तमाम
रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, तमाम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जा रहा है। और बरसात के बाद ये जो हमारा एक नेचुरल जो अपवाह क्षेत्र विकसित होता है, इसके थ्रू खेतों का जो प्रदूषण है, ये जो केमिकल होते हैं, वो बरसात के जल के द्वारा नदियों में आ जाते हैं। उससे नदियों में जो है प्रदूषण हो रहा है, और इससे नदियों का जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा एवं यमुना नदियों में प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं। जैसे कि गंगा नदी के बारे में अगर बात की जाए तो कानपुर से अगर देखा जाए तो वहाँ पे प्रदूषण बहुत ही अधिक होता है। तो यहाँ पर नदी एवं राज्य गंगा नदी देखिए, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए जाके वेस्ट बंगाल में गिरती है। इसमें प्रदूषित जो पटरियां हैं, जो मेन बेल्ट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, उसमें अगर देखा जाए तो कानपुर का अनुप्रवाह यहाँ पे आप देख सकते हैं। कानपुर का अनुप्रवाह, वाराणसी का अनुप्रवाह, फरक्का बांध, ये महत्वपूर्ण पटरियां हैं। इसके कारण जो है प्रकृति क्या है, ये कानपुर जैसे नगरों से औद्योगिक प्रदूषण। कानपुर आप जान रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का एक ही हाई इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, जहाँ पर तमाम फैक्ट्री हैं, मुख्यतः चमड़ा उद्योग और वस्त्र उद्योग, और इससे जो है तमाम औद्योगिक प्रदूषण को गंगा नदी में प्रभावित कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर प्रदूषण अत्यधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि यमुना नदी की अगर बात की जाए तो यमुना नदी की जो बेल्ट है, दिल्ली से चंबल के मिलन तक, मथुरा व आगरा, तो यहाँ पर जो प्रदूषण की प्रकृति है वह है हरियाणा उत्तर प्रदेश द्वारा पानी का सिंचाई हेतु निर्गमन, कृषि गतिविधियों के कारण यमुना जल में उच्च स्तर पर सूक्ष्म प्रदूषकों का प्रवाह, दिल्ली का घरेलू एवं औद्योगिक कचरे का नदी में प्रभावित करना इत्यादि जो है, ये इस प्रकार के प्रदूषण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे अब हम वायु प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैस, कुहासा, दुर्गंध, वायु जैसे संदर्भों की वायु में अवृद्धि व उस अवधि के रूप में लिया जाता है। लेकिन इसको आसान भाषा में अगर समझने का प्रयास किया जाए तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि वायु में कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व की मात्रा बढ़ जाए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, और जो ये आपका प्राकृतिक तंत्र है, जो प्राकृतिक व्यवस्था है, इसमें व्यवधान उत्पन्न करे, हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित ना हो, तो वो वायु प्रदूषण की श्रेणी में आएगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा जानते हैं कि हमारे जो है पर्यावरण में जरूरी है, लेकिन जब इसकी मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो यह एक समस्या के रूप में जन्म ले लेती है। इसी प्रकार से जो है कुछ अन्य तत्व हैं, जैसे उसमें सल्फर, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, एस्बेस्टस इत्यादि हैं, जो हमारे जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, और इससे अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। नगरों में ये देखा गया है कि ठंडी के समय में क्या होता है कि धूम्र कोहरा की समस्या होती है। यह धूम्र कोहरा भी अत्यंत घातक होता है, और धूम्र कोहरा में और जब पर्यावरण में वायु में नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो बरसात के समय क्या होता है कि ये पानी के साथ क्रिया करके पानी के पीएच वैल्यू को बढ़ा देते हैं। पीएच वैल्यू का मतलब यहाँ पर आप जो होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि पीएच वैल्यू किसी
किसी द्रव के अम्लता और उसकी क्षारकता को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पीएच वैल्यू जब कम होगा इसका मतलब वो अम्लीय हो जाता है। तो ये तत्व जो होते हैं ये पानी के साथ क्रिया करके उसके पीएच वैल्यू को कम कर देते हैं और वो जो जल होता है अम्लीय हो जाता है, और यह भी एक व्यापक समस्या होती है। इससे क्या होता है कि जल प्रदूषण भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण भी हो रहा है। और कभी कभी आपने गांव में सुना भी होगा, इसीलिए लोग कहते हैं कि बरसात का जो पहला पानी है उसमें भीगना नहीं चाहिए, इससे नुकसान होता है। उसके पीछे कारण यही होता है कि जो उसका जल होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय किस कारण होता है कि उसमें जो सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि जो है तत्व हो जाते हैं, इत्यादि यौगिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जल अम्लीय हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगला टॉपिक जो हमारा है वो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आप जानते हैं कि हर जीव की एक सहनीय सीमा होती है। अगर उस सुनने के सहनीय सीमा से अधिक आवाज हो तो वह हमारे लिए घातक होती है, उसमें हम असहज हो जाते हैं, और इसी को जो है ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। जैसे कि अमूमन जो 50 डेसिबल से ज्यादा की जो ध्वनि होती है वो हमारे लिए ठीक नहीं होती है। और वर्तमान समय में जब औद्योगिकरण हो रहा है और सड़कों पे वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो ध्वनि प्रदूषण एक व्यापक समस्या के रूप में उभरा है। और इसके प्रमुख जो स्रोत होते हैं वो उद्योग, मशीनरी निर्माण, तीव्र चालित मोटर वाहन, वायुयान इत्यादि हैं। इससे क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण जो है होता है। ध्वनि प्रदूषण का जो अगर स्रोत देखा जाए उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है वो यातायात द्वारा पैदा किया गया शोर ही होता है। क्योंकि जो यातायात के विभिन्न स्रोत है, चाहे वो वायुयान हो, रेलगाड़ी हो, वाहन हो, इनसे जो है सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। अब हम आगे जो हमारा टॉपिक है वो है नगरीय अपशिष्ट निपटान। ये भी वर्तमान समय में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समस्या है। नगरीय अपशिष्ट निपटान का मतलब क्या होता है जानते हैं? और वर्तमान समय में उपभोगवादी प्रकृति की वजह से जो है हमारे घर से बहुत ही अधिक मात्रा में अपशिष्ट निकलते हैं, और इन अपशिष्टों का निपटान जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में जन्म लेता है। अगर इनका निपटान सही से नहीं किया जाए तो ये हमारे मानव स्वास्थ्य को और अनेक जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं। आप देखते होंगे कि कभी कभी जो है जो रोड के किनारे जानवर होते हैं, जो पेट्स होते हैं, ये पॉलिथीन इत्यादि खा करके बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के बाद कभी कभी वो वहीं पर मर भी जाते हैं। फिर उनके शव का निपटान करना इत्यादि जो है समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो ठोस अपशिष्टों के द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण भी काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। तो इसमें किन चीजों को हम सम्मिलित करते हैं? देखिए, जो ठोस अपशिष्ट होंगे उसमें जो भी चीजें, जो पुरानी चीजें होती है जो हमारे घरों से निकलती हैं, चाहे जो भी चीजें जो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह गई, हम उसको डंप कर देते हैं। डंप करके कभी कभी हम क्या करते हैं, सड़क के किनारे फेंक देते हैं या फिर रद्दी वाले को दे देते हैं। तो जो चीजें सड़क के किनारे फेंक दी जाती हैं या फिर जो है हम डस्टबिन में डाल देते हैं, और लेकिन उनको कहाँ पर डंप किया जाए, उनका इस प्रकार से निपटारा किया जाए कि वो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारे घर से ज्यादातर जो अपशिष्ट निकलते हैं उनमें केवल 50% ही उनका सही तरीके से निपटान
हो पाता है। बाकी अपशिष्टों का निपटान जो है नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से अनेक स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड, गलघोंटू, दस्त, हैजा इत्यादि। और इस प्रकार की समस्या बरसात में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और हम इसमें देख सकते हैं कि जो स्लम एरिया होते हैं वहाँ पर जो ठोस अपशिष्टों का निपटान सही से नहीं हो पाता है, और उससे उन झुग्गी झोपड़ियों में अनेक लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं। तो अब इसका तरीका क्या है, इसको इसको किस तरीके से हम इस समस्या को हल कर सकते हैं? तो इसका सबसे सही जो तरीका है वो यही है कि जो इन कचरा का संग्रह किया जाए, और संग्रह करने के बाद इनको 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 जो है इनका प्रोसेस करके इसको हम दोबारा रिसाइकिल करके कुछ आवश्यक चीज़ें बना सकें, या फिर इनको जो हम कंपोस्ट में भी परिवर्तित कर सकते हैं, या इनसे जो है कई जगह ऊर्जा निर्माण का भी कार्य चल रहा है। लेकिन जो ये प्रयास हो रहे हैं अभी भी जो है सीमित हैं। अभी भी जो है कई कई बड़े शहरों में इनका नगरीय अपशिष्टों का निपटान जो है बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में जन्म ले रहा है, और दिनों दिन इसकी अपशिष्ट की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से हमने जो है पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा।